स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। जैसे कि आपको पता है कि आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, और राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? व्यवस्थापिका शक्तियां। तो चलिए, देर किस बात की, बातें तो होती रहेंगी। हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियां, यानी राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियां। व्यवस्थापिका शक्तियों का संबंध जो है वो किससे है? सीधा और सीधा संसद से है। यानी इसका संबंध किससे है? संसद से। और संसद की यदि हम बात करें तो जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। और राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है। अगर आपसे ये पूछे कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। और ये पूछे संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, और तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। और यहाँ से राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्ति को लेकर के क्या प्रश्न बनता है संसद के लिए? जब हम बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है और संसद की संरचना है। संसद का कार्य की यदि हम बात करें, संसद क्या काम करती है? संसद जो है कानूनों का निर्माण करती है। कानूनों का निर्माण मतलब कानून बनाना, या कानून, या हम कह दें कोई बिल है, कोई विधेयक है। हम यहाँ पर लिख देता हूं मैं संसद का कार्य। कोई प्रस्ताव है, प्रस्ताव कह दें, या बिल कह दें, या हम कह दें उसको विधेयक। ठीक है, बिल कह दें या विधेयक कह दें, तो ये संसद में रखे जाते हैं। और ये कानून कब बनते हैं? कानून जब बनते हैं जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, अपनी स्वीकृति दे देते हैं। यानी कोई भी प्रस्ताव, बिल, विधेयक, कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियों के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है, जिसको बोल देते हैं आर्टिकल 99, यानी अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 की यदि हम बात करें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 क्या कहता है कि संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं कौन? राष्ट्रपति। संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति। और है क्या, पहले मैं इसको लिख देता हूं कि संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और वहीं पर एक और प्रश्न आता है कि संसद में, यानी जो लोकसभा होती है, लोकसभा में नियुक्त करते हैं प्रोटेम स्पीकर को। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। हम जानेंगे कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है, या प्रोटेम स्पीकर बनता कौन है। तो लोकसभा का वह व्यक्ति जो एक से अधिक बार, या हम कहते हैं 2 बार, ठीक है, या बार लोकसभा में वह व्यक्ति जो बार बार चुनाव जीतकर आता है, वह व्यक्ति वरिष्ठतम होता है। और ऐसे वरिष्ठतम व्यक्ति को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर कौन बनाते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है भैया, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं प्रोटेम स्पीकर। इसके संदर्भ में पहला प्रश्न, नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। यानी भारत का राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। और यदि हम बात करें मूल संविधान की, तो हमारे संविधान में प्रोटेम स्पीकर जैसे पद का उल्लेख नहीं है। नोट करके लिख लीजिए इस बात को। यानी संविधान में इस पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। यानी प्रोटेम स्पीकर जैसे पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। फिर प्रश्न आता है कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है, इसे शपथ कौन दिलाता है? तो भैया इसे शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। यानी शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। अब एक प्रश्न आता है कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो पहला कार्य तो इसका ये होता है कि लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाना। कार्य है अन्य सदस्यों को
शपथ दिलाना, अन्य सदस्यों को शपथ दिलाना। अन्य सदस्यों को शपथ दिलाना ये कार्य होता है प्रोटेम स्पीकर का। एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जब तक लोकसभा का परमानेंट अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाता है, जब तक लोकसभा का परमानेंट अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाता है, तब तक अध्यक्ष के कार्य करता है, यानी अध्यक्ष के पद पर बना रहता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे सीधा सीधा आर्टिकल 31 की। आर्टिकल 31 की क्या है, यानी अनुच्छेद 381 यानी 331। तो देखिए अनुच्छेद 381 क्या कहता है, अनुच्छेद 381 ये कहता है कि लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व के लिए, अनुच्छेद 331 ये कहता है कि लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व के लिए, या हम सीधा सीधा कहते हैं कि 2 आंग्ल इंडियन को लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 2 आंग्ल इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति। आंग्ल यानी 2 आंग्ल इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। इसके बाद हम चलते हैं अगले अनुच्छेद की ओर, और अगला अनुच्छेद है हमारा, एक तो प्रश्न ये बनता है कि आज तक कोई भी ऐसा आंग्ल इंडियन नहीं है जो लोकसभा में जीत करके आया हो, यानी लोकसभा में जीतकर कोई आंग्ल इंडियन नहीं आता, राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। अब मनोनीत करने का प्रश्न क्या यह राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है, नहीं। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सिफारिश पर या सलाह पर ही 2 व्यक्ति को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। उसके बाद प्रश्न सीधा हमसे ये पूछ लेता है अनुच्छेद 80 को लेकर के, यानी आर्टिकल 80। तो आर्टिकल 80 की मैं बात करता हूं कि जो आर्टिकल 80 है इसमें क्या है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करेंगे, यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। और ये 12 व्यक्ति वे होते हैं जिन्हें सामाजिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में विशेष महारत या इन चीजों के विशेषज्ञ हो या महत्वपूर्ण जानकारी रखते हो, तो ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। और यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 80 में एक शब्द है कला। कला खेलना, यानी क्रिकेट हो या कोई सा भी खेल हो, खेलना भी एक कला है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सचिन तेंदुलकर है, दारा सिंह है, मैरी कॉम है या नवजोत सिंह सिद्धू है, इनको भी राज्यसभा में मनोनीत किया गया, जबकि इनका संबंध खेल से है और खेलना क्या है, एक कला। उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिकल 85 क्या कहता है, यानी अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 कहता है संयुक्त अधिवेशन के बारे में। संयुक्त अधिवेशन क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं कौन, राष्ट्रपति अपने पास। या हम ये कहते हैं, पहले मैं लिख देता हूं, अनुच्छेद 83 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। और इससे संबंधित एक प्रश्न हो रहा है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, बुलाने के लिए शब्द लिखा हुआ आहूत, यानी अधिवेशन को आहूत करते हैं और सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हैं, यानी सत्र समाप्ति की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, जब दोनों सदनों में मतभेद हो या किसी बिल को पारस्परिक रूप से पारित करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और एक और प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि आर्टिकल 85 में एक महत्वपूर्ण बात ये लिखी है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं मंत्री परिषद की सलाह पर, यानी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और ये भंग करेंगे किस पर, मंत्री परिषद की सलाह पर। मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ऐसा भी अनुच्छेद 85 में लिखा है। अगली शक्ति की यदि हम बात करें राष्ट्रपति की, तो अगली बात इस प्रकार है कि आर्टिकल 86 यानी 86 ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को संबोधित करेंगे, ठीक है।
आर्टिकल अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को या संसद को संबोधित, राष्ट्रपति संसद को संबोधित करेंगे। और संबोधित के बाद यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति को यहाँ पर संसद को भेजने का, संसद को संदेश भेजने का अधिकार भी प्राप्त है। संसद को संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को, और संसद को संबोधित करेंगे। जब राष्ट्रपति महोदय संसद को संबोधित करते हैं तो उनका भाषण मंत्रिपरिषद तैयार करती है, यानी मंत्रिपरिषद जो भाषण लिख करके देगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसी भाषण के द्वारा संसद को संबोधित करेंगे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि राष्ट्रपति जो है संसद के सत्र को स्थगित नहीं कर सकते, बल्कि समाप्त कर सकते हैं। स्थगित अगर कोई करेगा तो वह है अध्यक्ष, स्थगित करेगा अध्यक्ष, और समाप्ति की घोषणा करेंगे राष्ट्रपति। फिर प्रश्न बनता है आर्टिकल 78 को लेकर के, यानी अनुच्छेद 87 क्या कहता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्टिकल 87। अनुच्छेद 87 ये कहता है कि राष्ट्रपति विशेष रूप से संसद को संबोधित करेंगे, यानी विशेष रूप से संबोधित। अब वो संबोधित कब करेंगे इसके लिए मैं बता देता हूं आपको कि जैसे यदि लोकसभा का, जैसा लोकसभा अभी चुनाव जीत करके आई है और लोकसभा का पहला सत्र, पहली बैठक, पहला दिन, तो उसको राष्ट्रपति विशेष रूप से संबोधित करेंगे। दूसरी बात क्या है कि वर्ष के प्रथम सत्र को विशेष रूप से संबोधित करेंगे। अब सत्र की यदि हम बात करें तो सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। पहले सत्र को हम कह देते हैं बजट सत्र, दूसरे सत्र को कह देते हैं मानसून सत्र, और तीसरे सत्र को कह देते हैं हम शीतकालीन सत्र। या हम कहते हैं जो बजट सत्र होता उसे विशेष रूप से राष्ट्रपति महोदय संबोधित करेंगे। ठीक है, यानी नंबर 1 वर्ष के प्रथम सत्र को। ठीक है, अब सत्र कितने होते हैं? सत्र होते हैं 3। नंबर 1 बजट सत्र, नंबर 2 ग्रीष्मकालीन सत्र, नंबर 3 होता है शीतकालीन सत्र, या ग्रीष्मकालीन के स्थान पर लिखा हुआ आगा मानसून सत्र। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हैं हम आगे। तो जैसे कि हमने जाना आर्टिकल 85 के बारे में। आर्टिकल 85 में एक बात मैंने थोड़ी मिस्टेक हो गई। आर्टिकल 85 में क्या है मैं इस बात को बता देता हूँ। आर्टिकल 85 में ये है कि राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं, संसद को संबोधित करते हैं। यानी आर्टिकल 85 में यह था कि राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं, या हम ये कह दें कि संसद के अधिवेशन को बुलाते हैं। सबसे मेन बात, अधिवेशन को बुलाते हैं। आर्टिकल 85 में संयुक्त अधिवेशन नहीं है। संयुक्त अधिवेशन की यदि हम बात करें तो देखिए, पहली बात तो यह है कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाएगा यदि लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात को लेकर के विवाद है, या किसी विशेष मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों सदनों को बुलाया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों सदनों को बुलाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की यदि हम बात करें तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आर्टिकल 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। यानी आर्टिकल 108 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। ठीक है,
अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की। ठीक है, तो ये आर्टिकल 85 में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, इसको दोबारा सही कर लो। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां होती है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, और एक होता है राष्ट्रपति शासन, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। यदि हम राष्ट्रपति की इन शक्तियों की बात करें तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा, आपात का मतलब होता है गंभीर या विपत्ति का समय। तो इन्हें शांति या सामान्य स्थिति में लागू नहीं किया जाता है, नहीं कर सकते हैं। इन्हें आपत्ति के समय में ही प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इन्हें आपातकालीन शक्तियां कहा गया। तो राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्ति होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली शक्ति की, जो अनुच्छेद 352 के तहत आती है राष्ट्रपति की, यानी राष्ट्रीय आपातकाल। नंबर 1, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की यदि हम बात करें तो इसके लिए आर्टिकल बनता है 352, यानी अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है। और राष्ट्रीय आपातकाल की यदि हम बात करें तो यह 3 दशाओं में लगता है, 3 दशाओं में लगता है या लागू किया जा सकता है। 3 दशाओं में कौन कौन से लागू किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल? यदि नंबर 1 कोई बाह्य आक्रमण हो, यानी कोई विदेशी या कोई दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण कर देता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा देंगे। दूसरा कारण क्या है कि युद्ध में शामिल होने पर, मान लीजिए यदि किन्हीं 2 देशों का युद्ध छिड़ जाए, तो जैसे कि हमारे दोस्ती के संबंध है, हमारी दोस्ती अमेरिका से भी है, रूस से भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से मान लीजिए रूस का या अमेरिका का किसी दूसरे देश से युद्ध हो जाता है, तो हमारे देश को भी उसमें शामिल होना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि युद्ध में शामिल होने पर भी राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण क्या है? वह है सशस्त्र विद्रोह, या हम कह रहे हैं जनता द्वारा हथियार उठाना, या हम कह सकते हैं अपने देश के अंदर आंतरिक विद्रोह यदि हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, वहां पर राष्ट्रपति लगा देंगे। तो पहले मैं तीनों को लिख देता हूं कि राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगेंगे। नंबर 1, बाह्य आक्रमण द्वारा, बाह्य आक्रमण द्वारा, यदि हमारे देश पर बाह्य आक्रमण होता है तो। नंबर 2, युद्ध में शामिल होने पर, युद्ध में शामिल होने पर। और नंबर तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वह है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, यानी सशस्त्र विद्रोह के कारण भी। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा। तो हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा है, और वह 3 बार का सबसे पहले हम बात करते हैं 1962 में, जब वो चीनी आक्रमण हुआ था, जब चीन ने हमारे देश पर हमला किया था, तब 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। दूसरी बात लगा था 1971 में पाक आक्रमण के कारण, और तीसरी बार लगा था 1975 में, और 1975 में जो लगा था ये था आंतरिक असंतोष। तो मैं तीनों लिख देता हूं। पहली, अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, लिख लो। अब तक यह देश में 3 बार लगा है। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे 1962, और 1962 में जब लगा था तब ये था चीनी आक्रमण। नंबर 2 लगा था 1971 में, और ये था पाकिस्तानी या पाक आक्रमण, पाक यानी पाकिस्तान का आक्रमण। और तीसरी बार जो लगा था ये लगा था 1975 में, और ये था आंतरिक असंतोष, आंतरिक असंतोष। ठीक है, तो अब तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। यदि हम बात करें आंतरिक असंतोष जैसे शब्द की, तो आंतरिक असंतोष शब्द ये मूल संविधान में था, आंतरिक असंतोष शब्द मूल संविधान में था, जिसको बाद में जो है सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक असंतोष जैसे शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया। नोट कर लीजिए, सशस्त्र विद्रोह शब्द लिख दिया गया आंतरिक असंतोष की जगह। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा 1975 में आंतरिक असंतोष जो लगा था,
तो जैसे कि आपको ज्ञात होगा 26 जून 1975 के राष्ट्रीय आपात को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी इंदिरा गांधी ने जब देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी तो उसको यानी 26 जून 1975 को काला दिवस के रूप में मनाया गया। यानी 26 जून 1975 को देश में काला दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे जो चर्चा है हमारी वो इस प्रकार है कि एक शब्द आता है कैबिनेट शब्द। तो कैबिनेट शब्द को जो परिभाषित किया गया है, कैबिनेट शब्द को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 352 में। ठीक है, आर्टिकल 352 में कैबिनेट शब्द को परिभाषित किया गया। कैबिनेट की यदि हम बात करें तो सीधा सीधा यहाँ पर आता है जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, यानी मंत्री परिषद के अंतर्गत। कहने का मतलब क्या है कि अब ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे तो मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर लगाएंगे। और यदि हम बात करें यहाँ से एक प्रश्न की, तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे। मंत्री परिषद यानी कैबिनेट शब्द जो मिलता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो खारिज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में और क्या क्या प्रश्न बनते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे, देखिए कुछ बातों को मैं बताता हूँ, आप इनको वीडियो को रोको और रोकने के बाद इसको नोट करते रहो यानी लिखते रहो। सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। ठीक है, देखिए हमारी मेहनत का फल यही है कि सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक और दूसरों को शेयर करना। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा कि अब बात ये चलती है कि यदि राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति को लगाना है और लोकसभा ऐसे में भंग हो गई है तब क्या होगा। तो लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है, निम्न सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है यानी परमानेंट हाउस है। और यदि लोकसभा भंग हो गई है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात के लिए अनुमति कौन देगा, अनुमति देगी राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है। दूसरी बात क्या है कि राष्ट्रीय आपात विषम परिस्थितियों में लगाया जाता है और वह विषम परिस्थितियां कौन सी मैंने अभी आपको बताया है। एक और भारतीय संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 क्या कहता है, अनुच्छेद 359 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हमारे संवैधानिक जितने भी तंत्र हैं सब रुक जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होते हैं, अन्यथा राष्ट्रपति चाहे तो मौलिक अधिकारों को भी इन पर रोक लगा सकते हैं। अब एक प्रश्न ये बनता है कि जब राष्ट्रपति का यानी राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो कितने दिन के लिए। जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, अगर राष्ट्रपति लगाते हैं तो 1 महीने के लिए लगेगा, लेकिन अगर वह संसद से अनुमति ले लेते हैं या संसद से जो है बढ़ाने के लिए टाइम लेते हैं तो अगले 6 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब संसद अनुमति कैसे देगी, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संसद के सदस्यों का बहुमत चाहिए, कुल बहुमत से संसद जो है अनुमति दे देती है। और जब एक बार राष्ट्रीय आपात लग जाता है तो अगले 6 महीने और फिर आयु को बढ़ाने के लिए अगले 6 महीने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। वहीं एक और अनुच्छेद है आर्टिकल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर्टिकल 358। अनुच्छेद 358 क्या कहता है, अगर राष्ट्रीय आपात लगता है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। ठीक है, ऐसा लिखा आर्टिकल 358 में। उसके बाद जैसे कि आपको मालूम होगा
कि 1965 में भारत और पाक युद्ध हुआ था, तो ऐसे समय में राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया गया था, क्योंकि यह राष्ट्रीय आपात 1962 से 1968 तक पहले ही लग चुका था। ठीक। एक और विशेष बात कि 1971 में जब राष्ट्रीय आपात लगा था तो 1971 से 1977 में लगा था, 1977 में समाप्त हुआ था। 1975 में इसी ही आधार पर आंतरिक असंतोष बताया गया या इसी आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। यहीं पर यदि हम बात करें राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय आपात के समय जो है राष्ट्रपति क्या घोषणा करते हैं, क्या कभी भी राष्ट्रपति जो है इसको समाप्त करने की घोषणा कर सकते हैं, और घोषणा जब कर सकते हैं जब देश में परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। अगर हम बात करें एक माह के लिए राष्ट्रपति शासन लग गया, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, अगर एक माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति ने संसद से अनुमति नहीं ली तो यह समाप्त हो जाएगा, और एक बार अनुमति लेने के बाद ही अगले 6 महीने तक लागू रहेगा, और फिर से अनुमति लेनी पड़ेगी और फिर से अगले 6 महीने तक इसको हम लागू कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि अनुमति मिलेगी कैसे, तो देखिए आर्टिकल 352 में ही साफ शब्दों में लिखा है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 बहुमत से 1/10 बहुमत से यदि सत्र चल रहा है लोकसभा का, तब जो है अनुमति मिलेगी, और अनुमति मिलने पर इसको जो है आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी राष्ट्रीय आपात से संबंधित बातें थी। यहीं से हम कुछ राष्ट्रीय आपातकाल की बातें और करेंगे, और कल हम जो है राष्ट्रपति टॉपिक को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।